क्या भारत की जनजातीय आबादी की सेहत बाकी देश की तुलना में अब भी पीछे है? क्या गर्भवती महिलाओं को पूरी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं? क्यों जनजातीय बच्चों की मृत्यु दर अब भी ज्यादा बनी हुई है? क्या इन समुदायों में गैर संक्रामक बीमारियां बढ़ रही हैं? और आखिर क्यों इन इलाकों में डॉक्टरों की भारी कमी बनी हुई है? नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में जनजातीय आबादी राष्ट्रीय औसत की तुलना में खराब स्वास्थ्य परिणामों का अनुभव करती है। यह इंडिया स्पेंड द्वारा सरकारी आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया है। कुल मिलाकर कम जनजातीय महिलाओं को गर्भावस्था देखभाल मिलती है। जिन्हें यह सेवाएं मिलती भी हैं, उनकी देखभाल की गुणवत्ता कम होती है। अधिक बच्चे शुरुआती दिनों में ही मृत हो जाते हैं और जो बच्चे जीवित रहते हैं वे अक्सर कुपोषित होते हैं। जनजातीय समुदायों में उच्च रक्तचाप की दर अधिक है और इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या कम है। भारत में जनजातीय आबादी और उनकी सेहत की स्थिति पर गौर करें तो भारत की जनगणना 2011 के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% हिस्सा यानी करीब 10.4 करोड़ लोग जनजातीय समुदायों से आते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी एसटी जनसंख्या है जो देश की कुल जनजातीय आबादी का 14.7% है। यानी सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में 15 मिलियन है। महाराष्ट्र में 10 मिलियन, ओडिशा और राजस्थान में 9 मिलियन में रहती है। अगर बात पूरे भारत की करें तो 2/3 जनजातीय आबादी सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान में रहती है। मिजोरम में 94.4%, नागालैंड में 86.5%, मेघालय में 86.2% और अरुणाचल प्रदेश में 68.8% लोग जनजातीय समुदायों से आते हैं। लेकिन इतने बड़े समुदायों की सेहत का हाल क्या है? गर्भवती महिलाओं की सेहत और देखभाल पर नजर डालें तो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व देखभाल बेहद जरूरी होती है, जिससे मां और बच्चे दोनों की जान बचाई जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 से 2019-21 के बीच जनजातीय महिलाओं में प्रसव पूर्व देखभाल 72.9% से बढ़कर 81.8% हो गई है। हालांकि यह अब भी राष्ट्रीय औसत से कम है। एक अच्छी खबर यह है कि गर्भवती जनजातीय महिलाओं का पंजीकरण 94.3% तक पहुंच गया है, जो राष्ट्रीय औसत 93.9% से अधिक है। लेकिन संस्थागत प्रसव की स्थिति अभी भी चिंताजनक है। 2015-16 में 68% जनजातीय महिलाओं ने अस्पतालों में प्रसव कराया था, जो अब बढ़कर 82.3% हो गया है। हालांकि निजी अस्पतालों में प्रसव की बात करें तो जनजातीय समुदायों में यह केवल 12% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 25% है। अल्ट्रासाउंड जांच की बात करें तो जहां पूरे भारत में 80% गर्भवती महिलाएं अल्ट्रासाउंड जांच कराती हैं, वहीं जनजातीय महिलाओं में यह आंकड़ा केवल 66% है। अब सवाल यह भी उठता है कि अगर ये महिलाएं बुनियादी जांच तक नहीं करा पा रही हैं तो उनकी सेहत और उनके बच्चों की सेहत पर इसका क्या असर पड़ता होगा। अब बच्चों की मृत्यु दर की बात करें तो बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट लेकिन अब भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बच्चों की मृत्यु दर किसी भी देश की स्वास्थ्य प्रणाली की सफलता का पैमाना होती है। प्रति 1000 जन्मों पर 28.8 जनजातीय नवजात बच्चों की मौत हो जाती है, जबकि राष्ट्रीय औसत 24.9 है। हर 20 में से एक जनजातीय बच्चा 5 साल की उम्र तक नहीं पहुंच पाता, जबकि पूरे देश में यह आंकड़ा हर 25 में से एक है। विशेषज्ञों के मुताबिक मृत्यु दर केवल चिकित्सा सुविधाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसमें कुपोषण और स्वच्छता भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर बच्चों के टीकाकरण की बात करें तो यहाँ एक सकारात्मक बदलाव दिखता है। 2015-16 में 55.8% जनजातीय बच्चों का पूरा टीकाकरण हुआ था, जो अब 76.5% हो गया है। यह राष्ट्रीय औसत 76.5% के बराबर आ चुका है। खसरा के टीके की कवरेज भी 86.7% तक पहुंच चुकी है, जबकि राष्ट्रीय औसत 87.9% है। यानी टीकाकरण अभियान ने जनजातीय बच्चों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई है। विशेषज्ञों के मुताबिक बचपन में उच्च मृत्यु दर को कम करने के लिए टीकाकरण, स्कूलिंग और पोषण कार्यक्रम जैसे उपाय कारगर हो सकते हैं। हम कुपोषण और एनीमिया की बात करें तो हालात अब भी चिंताजनक है। देश भर में बच्चों और वयस्कों दोनों में एनीमिया की व्यापकता बढ़ी है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या गुणवत्ता में कमी होती है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचने के लिए जिम्मेदार होती है।
एनीमिया के कारण थकान, कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण हो सकते हैं। भारत में यह एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जो विभिन्न जनसांख्यिकी समूहों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करती है, जैसा कि WHO द्वारा परिभाषित किया गया है। जनजातीय बच्चों में स्टंटिंग यानी कि ठिगनापन की दर 43.8% से घटकर 40.9% हो गई है, लेकिन यह अब भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। 15 से 49 साल की जनजातीय महिलाओं में एनीमिया के मामले बढ़े हैं। 2015-16 में 59.9% जनजातीय महिलाएं एनीमिक थी, जो अब बढ़कर 64.6% हो गई हैं। वारली जनजाति की 23% महिलाएं गर्भावस्था के दौरान आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां नहीं खाती, क्योंकि उन्हें गलतफहमी होती है कि इससे यूरिन का रंग पीला हो जाता है। यानी सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं बल्कि जागरूकता की भी कमी एक बड़ी समस्या है। वहीं अब गैर संक्रामक बीमारियां और बदलती जीवन शैली की बात करें तो एक और बड़ी चिंता का विषय है हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का बढ़ना। केरल और तमिलनाडु के जनजातीय समुदायों में हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक के मामलों में तेजी आई है। पहले ये समुदाय जंगलों से मिलने वाले प्राकृतिक आहार पर निर्भर थे, लेकिन अब पीडीएस से मिलने वाले पॉलिश्ड चावल पर निर्भर हो गए हैं। इससे डायबिटीज और मोटापे की समस्या बढ़ रही है। यानी अब सिर्फ संक्रामक बीमारियां ही नहीं बल्कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां भी जनजातीय समुदायों के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। इन इलाकों में सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी बढ़ रही है। 2015-16 में यह कमी 17.2% थी, जो अब बढ़कर 23.3% हो गई है। 2017 की CAG रिपोर्ट के मुताबिक जनजातीय इलाकों में लोग 5 से 80 किलोमीटर दूर तक अस्पताल जाने के लिए मजबूर हैं। यानी अगर कोई बीमार हो जाए तो इलाज कराना भी आसान नहीं है। अब इन सब के बाद सरकार पर क्या सवाल उठते हैं? स्वास्थ्य सुविधाएं अब भी इतनी कमजोर क्यों हैं? डॉक्टर जनजातीय इलाकों में काम करने से क्यों बचते हैं? क्या इन समुदायों के लिए कोई विशेष स्वास्थ्य योजना बनाई जाएगी? आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। शुक्रिया।